स्वागत और अभिनंदन है माननीय कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। साथ ही साथ स्वागत करूंगी माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का मंच पर पधारे। माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। अपर मुख्य सचिव जी, आपका स्वागत अभिनंदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी अपर मुख्य सचिव महोदय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए मेरे साथियों, जो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यूपी टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, सिप्सा, जिन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया है, और WHO और यूनिसेफ के हमारे प्रतिभागीगण, 11 जनपदों से जुड़े हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, जहां आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा RT-PCR की लैब का उद्घाटन हो रहा है, मीडिया के साथियों और लिंक से जुड़े हुए तथा यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मुझे आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस पर आप सबों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्रीगण का, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जो हम कार्यक्रम आज करने जा रहे हैं, उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप लोगों की प्रतिभागिता हमें प्राप्त हो सकी है। आज का दिन प्रदेश और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश की जनसंख्या नीति जो 2021 से 2030 तक के लिए होगी, उसका अनावरण होगा। साथ ही आज 11 जनपदों में RT-PCR की नई प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी, शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। याद कीजिए कि जब मार्च 2020 में अपने प्रदेश में कोरोना का पहला केस आया था, तो हमारे पास RT-PCR की और कोरोना की जांच करने के लिए एक भी प्रयोगशाला नहीं थी। आज के 11 प्रयोगशालाओं के शुभारंभ के बाद 44 जनपदों में यह व्यवस्था हो जाएगी। सीतापुर में प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है, जो बहुत शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा, और जो बाकी के 30 जिले हैं बच गए, उनमें भी RT-PCR की प्रयोगशालाएं बनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया जा चुका है, और उस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पर हम लोग आगे भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश तकनीकी सहायता इकाई की मदद से एक ऐप बनाया गया है, जिसका नाम ही उस पूरे ऐप को परिभाषित करता है। इस ऐप का नाम ही है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र, और ये जितने भी हमारे मंडलीय चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सबों को समाहित करते हुए वो ऐप है, जिसमें कि नक्शे पर सब दिखाई पड़ते हैं, और आप गांव तक जा सकते हैं। जैसे आप किसी भी ब्लॉक में जाएं, आप देख सकते हैं उस ऐप पर कि वहाँ कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और इससे जो नियोजन है, जो नई इकाइयाँ बनती हैं नियोजन में और उसके इकाइयों के अनुश्रवण में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी विभाग को। और साथ ही साथ बहुत जल्दी इसे हम जनता के लिए भी ओपन कर देंगे, जिससे लोगों को अपने घर के नज़दीक कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है वो भी उनको पता चलेगा,
और वहां जाने का रास्ता भी वही ऐप दिखलाएगा कि कैसे आप वहां तक कितनी दूरी है, कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम, और इसके अंतर्गत जो विभाग के लिए इसमें सभी कुछ उपलब्ध है कि जो इकाई है वहाँ कितने लोग कार्यरत हैं, वहाँ कितनी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हर चीज़ दिखाई पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा कदम है जो विभाग को और सुदृढ़ बनाएगा। श्रीमान, आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का अनावरण करेंगे, और ये जो नीति है ये अत्यंत समावेशी बनाई गई माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में। एक अच्छी जनसंख्या नीति में न केवल सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, अपितु प्राकृतिक संसाधनों के साथ जनसंख्या के संतुलन पर भी बल दिया जाना चाहिए। जनसंख्या का स्थिरीकरण एक अत्यंत वांछित उद्देश्य है, और अगर जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती रहे तो जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं वो अपने आप में खुद ही बेमानी हो जाता है। जनसंख्या एक सही अनुपात में रहे तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ भी हमें मिलता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सन 1981 में 10.51 करोड़ थी, और 40 साल में ये जनसंख्या दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। आज हमारी आबादी 23 करोड़ से भी ज्यादा है। एक बात जो हम बार बार देखते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट में अभी भी हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.8 के आसपास है। ये जब गिर करके टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है तब हम ये कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट आ गया। लेकिन जो पॉपुलेशन मोमेंटम होता है उसके कारण से 2.1 होने के बाद भी जनसंख्या बढ़ती रहती है, और उस जनसंख्या को स्थिर होने में और भी कई साल लगते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इस पर पूरे प्रयास अभी से करें, और ये नीति जो है जिसका दृष्टिकोण सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, वो इस दृष्टिकोण को इसमें समाविष्ट करती है कि सभी वर्गों का और सभी उम्र के लोगों का के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण हो और हम प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़े। ऐसे अवसर पर, ऐसे पुनीत अवसर पर और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, आशीर्वाद दिया। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी और आप सभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के विश्व जनसंख्या दिवस के इस अवसर पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, हमारे अपर मुख्य सचिव अमित मोहन जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव अरुण कुमार जी और उपस्थित सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारीगण, हेल्थ पार्टनर्स, मीडिया के लोग, जैसे अभी आपको जानकारी दिया गया कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के साथ में हमारे 11 लैब का भी उद्घाटन है और एक ऐप का भी आज उद्घाटन होना है, जिसके बारे में पिछले 6-8 महीने से हम लोग काफ़ी दिनों से TSU से आग्रह करते हुए इसको बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप भी है जिसके बारे में अभी अपर मुख्य सचिव ने आपको बताया भी है। इसके बारे में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण बिंदु है पूरे विश्व में। इसके लिए 1987 में इसको एक दिन घोषित किया गया था। इसी आधार पर
कि उस समय ये लगा कि विकसित देशों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसको नियंत्रण करने के लिए एक जागरूकता के लिए एक पर्टिकुलर दिन को इसको निर्धारित किया जाए, जिसके कारण से 1987 में यूएनडीपी के माध्यम से इसको घोषित किया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश में 23.4 करोड़ की जो अभी जनसंख्या है, जो हमारे भारत का 16% भाग है और ब्राजील के बराबर है, और उसका भी पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो उसका 2.8% उसका भागीदारी है आज हमारी जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और ये जो पॉलिसी आज बनाई गई है ये 2021 से लेकर 2030 का है, जिसमें सभी लोग के साथ बैठ के एक ऐसा नीति बनाया गया जिससे हम अपने जागरूकता के साथ में अपने जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। एक ये बात आती है कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसके साथ जो उसके प्रभाव पड़ते हैं, शहरीकरण भी होता है, पर्यावरण पर असर होता है, संसाधन पर भी असर होती है। इसलिए जितना जल्दी हम इसको कंट्रोल करें, और क्योंकि ये पूरा विश्व की बात है, भारत की बात है, और भारत की बात तो ऐसे भी है कि अगले 2027 तक अनुमानित है कि हम चीन से भी आगे बढ़ जाएंगे। और उसी तरह हमारा जो अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम पॉलिसी लाते हैं, तो हमारा अनुमान है कि लगभग 2052 तक स्थिरता पर आने के प्रयास हम कर सकते हैं। अगर हमारा जनसंख्या की नीति को सफलतापूर्वक हम क्रियान्वयन करें तो इसके आधार पर होगा। जो हमने अभी जो इसका स्लोगन बनाया है, आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी के थीम पर आधारित जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आज से प्रारंभ हो जाता है। 3 या 3 से अधिक प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में भारत सरकार की अभिनव योजना मिशन परिवार विकास संचालित किया जा रहा है, और मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आच्छादित जनपदों में आशा द्वारा नव विवाहित के लिए परिवार नियोजित किट, शगुन किट उपलब्ध कराई जा रही है। चयनित स्थानों पर जन समुदाय के कंडोम की आपूर्ति एवं कंडोम बॉक्स की स्थापना की जा रही है। ये एक खाली हमने एक लाइन पढ़ के आपको बताने का प्रयास किया कि इसमें बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य विभाग में कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम जागरण करते हैं। और ये खुशहाल परिवार दिवस जो 21 तारीख को हर महीना में मनाया जाता है, और 9 तारीख को जो हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना सुरक्षित गर्भावस्था के जो दिन चयनित हुआ है, ये 2 कार्यक्रम को लेके हम लोग प्रयास करते हैं कि हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए, और उस उपलब्धता के साथ में जो गर्भवती माता है उनको हर प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराने के बाद उनका जो नवजात शिशु जो पैदा होता है उसका टीकाकरण और उसका देखभाल आगे करने के लिए जो विभिन्न परियोजना है उससे हम जोड़ते हैं। मूलतः हमारा जो सबसे ज्यादा इसमें जो हमारा बिंदु है वो शिक्षा से भी जुड़ता है। हम अगर दक्षिण भारत को देखते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि दक्षिण भारत की जनसंख्या हमसे काफी कम है, और उस आधार पर वो 100% लिटरेसी की तरफ जा रही है अभी। तो 100% लिटरेसी की जब बात करते हैं और जब हम यहाँ पर शिक्षा का दर बढ़ाते हैं, उसी आधार पर हमारी जनसंख्या नीति को भी नियंत्रण करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। और ये जो कार्यक्रम हमारा, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान है, और ये विभिन्न जो हमारे परियोजना जो आज हमारे साथ चल रहे हैं, ये एक मातृ शिशु मृत्यु दर और मातृ शिशु दर को कम करने का एक होता है। और इसी से हमारा TFR जो जिसको हम कहते हैं कि 2.7 से 2 तक लाने के लिए, 2.1 तक लाने के लिए, ये 2030 तक लाने की जो आवश्यकता है, तब जाके एक समानता पैदा होता है जिसमें हमारा एक लगभग एक स्थिरता आने की प्रयास होती है। तो इसमें हम सभी लोग को देखना है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में बच्चा पैदा होने के बाद से लेके उसका पोषण की व्यवस्था, उसका कुपोषण का व्यवस्था, उसका NRC में करना, और जो हमारे गर्भा जो माता है उसका पूरा देखभाल करना, उसके जो 3 बच्चों के बाद में उसका काउंसलिंग करना, एडोलेसेंट जो किशोर अवस्था की जो बच्चे हैं 10 से 14, 15 से 19 के अनमैरिड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी काउंसलिंग करना। साथिया केंद्र जो हमारे 57 जनपदों में चल रहे हैं
उनके माध्यम से भी उनका काउंसलिंग करके उनको फैमिली प्लानिंग और बहुत सारे क्या बोलते हैं गर्भ निरोधक के बारे में, बास्केट ऑफ चॉइसेस के बारे में भी उनको समझाना, ये एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जो हमारे कार्यक्रम में सब पूरी तरह चल रहा है। तो इसलिए मैं ये कल इतना बताना चाह रहा था कि इन सभी कार्यक्रमों के साथ में जब हम इसको मिल के इन कार्यक्रम को सुदृढ़ रूप से चलाएंगे तो ये भी एक असर होता है हमारी जनसंख्या नीति के ऊपर, जिससे हम कई पैरामीटर्स को डील करते हुए उनको नियंत्रण कर सकते हैं और धीरे धीरे करके जागरूक करके हमारे इन जो नए दंपति जो कपल्स होते हैं इनको भी समझाने का एक पॉइंट मिल जाता है हमको। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ था इसी उसमें, और अगर उसके पहले हम देखें तो उन्होंने कन्या सुमंगला योजना भी शुरू किया था कि नई जो बच्चियां जो पैदा होती है उनके नाम पर कुछ पैसा जमा होना और 12वीं क्लास तक उनका जब वो हो जाता है तो उनको एक रकम मिलता है और उसके बाद उनके गरीब परिवार को शादी कराने के लिए वो शादी भी तब जब वो 18 साल के ऊपर हो जाए और उनका टीकाकरण भी पूरा हो जाए, स्वास्थ्य से भी पूरी अच्छी तरह से उठ रहे, तब जाके उनकी शादी में पूरी तरह से सहयोग करके एक सामूहिक शादी का कार्यक्रम भी होता है। सामूहिक कार्यक्रम में भी हम उनको शगुन किट देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, साथिया केंद्र में भी उनको ले जाते हैं। इस तरह करके विभिन्न कार्यक्रम को जोड़ते 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 हम उनको जागरूक कर देते हैं कि नए कपल्स जो हमारे बीच में आते हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि आप अपने बच्चों का स्पेसिंग करना, 2 बच्चों तक सीमित रखना, ये सारे कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आते हैं। और इसी को लेके आज काफी अध्ययन के बाद आपका जनसंख्या नीति जो आज बनाया गया है जो 2030 तक है, इसको अच्छी तरह से इसको क्रियान्वयन करना, इन सब कार्यक्रम को भी साथ में ले जाना, इससे हमको उम्मीद है कि आगे भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आगे भी हमको लगता है कि इसमें हम काफ़ी सफलता के बाद हम 2030 तक अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। यही बात मैं बताना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषिका जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष तथा यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अत्यंत आदरणीय राजा साहब श्री जयप्रताप जी, सम्माननीय श्री अतुल गर्ग जी, मंचासीन श्री अमित मोहन प्रसाद जी और श्री आलोक कुमार जी, मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारी, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने साथी मंत्री राजा साहब को, श्री जयप्रताप जी को, कि जिन्होंने आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज 11 RT-PCR जांच हेतु BSL-2 स्तर की प्रयोगशालाओं तथा PHC तथा CHC ऐप का उद्घाटन भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व को चौंका दिया। आज कितने लोग इसमें दिवंगत हुए हैं और हर प्रकार से हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश अपनी चिकित्सा सुविधाओं को लगातार बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मुझे इस बात की कहते हुए प्रसन्नता है कि अब
11 जनपदों में जिस प्रकार से RT-PCR लैब्स यहाँ पर आज लोकार्पण के बाद प्रदेश में कुल 44 जनपदों में BSL-2 लैब स्थापित हो जाएंगे और जैसा कि अमित मोहन जी ने अभी बताया बहुत जल्दी 30 जनपदों में भी हो जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश के 22 जनपदों के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं, जिससे जनमानस को जनपदों में कोविड-19 की जांच रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध हो रही है। और इसके अतिरिक्त भी BSL-3 लैब्स भी हमारी निर्माणाधीन है, उसका भी जल्दी पूर्ण होगा, वो भी क्रियाशील हो जाएगी। मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उन लोगों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इसको इस स्तर तक पहुंचाया है। आज मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई पॉलिसी को लॉन्च कर रहे हैं। मैंने समाचार पत्रों में भी देखा सरसरी तौर पर कि जो वित्त आयोग के द्वारा जो इस संबंध में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बताया गया है कि डाउनलोड कर दी गई है, उस पर ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं। शायद 19 जुलाई उसकी तारीख रखी गई है। ये एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है, क्योंकि हम व्यवहारिक धरातल पर ये देखते हैं कि हम अपने कितने ही संसाधन बढ़ाएं, कितनी ही सेवाओं और वस्तुओं को हम इजाफा करें, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से अगर देखें तो सारे संसाधन छोटे और बौने मालूम होते हैं, वो अपने आप में अपर्याप्त मालूम होते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम जनसंख्या के स्थिरीकरण का प्रयास लगातार जारी रखें। 2000 में एक नीति आई थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, उसको ध्यान में रखकर इस नीति को बनाया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा अधिक माइंड अप्लाई करके जितनी भी हमारे सामने समस्याएं रोजमर्रा में हम फेस करते हैं, उसके आधार के ऊपर जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बहुत से प्रावधानों का समाधान, बहुत से प्रावधान उसमें किए गए हैं, बहुत सी समस्याओं का समाधान की तरफ वो इशारा करती है। वास्तव में जनसंख्या की वृद्धि ये हमारे लिए आज से नहीं, आज़ादी के समय हमारी आबादी 34 करोड़ थी, आज हम आज़ादी के 75वें साल के तक पहुँचते पहुँचते 100 करोड़ का इजाफा इसमें हो चुका है। और हर क्षेत्र में इस बात को सोचा जाता है, इसमें हर व्यक्ति इस बात को जरूर सोचने के लिए मजबूर है कि आखिरकार इस पर कब लोगों का ध्यान जाएगा, कब लोग प्रभावी तरीके से कार्रवाई करेंगे। 1975 में एक सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई की थी, 77 के बाद किसी भी पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र तक ले जाने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि ये एक ऐसा विषय बन गया कि लोगों ने यह महसूस किया एक तरीके से एक आस्थाओं का भी प्रश्न है और कहीं ना कहीं हमारी जो निरक्षरता है, तो क्योंकि निरक्षरता की वजह से समझदारी लोगों में कम है और हमारे वहाँ बड़ी पॉपुलेशन जिसमें अभी भी साक्षरता होने के बाद भी, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों में वो बहुत सी चीज़ों को आस्था से जोड़ कर देखते हैं और नतीजा ये होता है कि उसको वो ये मानते ही नहीं है कि हमारी देन है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की भी है साथ साथ कि हम साक्षरता को भी इसके ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एजुकेशन का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा समझदारी बढ़ेगी, उतना इस समस्या का अपने आप समाधान होता दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि जो 19 जुलाई का समय दिया गया है, मेरी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर संभव हो तो इसमें थोड़ा समय और बढ़ा दें, क्योंकि एक ऐसा व्यापक विषय है कि इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए और तभी लोग अपने बेहतर तरीके से सुझाव भी दे सकेंगे। साथ ही साथ एक बात पर हम और फोकस करना चाहेंगे कि पुराना तजुर्बा हमको इस बात के लिए इंगित करता है
कि किसी भी प्रकार का अगर हम प्रोत्साहन को हम ज़्यादा महत्व देंगे, किसी तरीके से अनुदान को ज़्यादा महत्व देंगे, अगर हम इंसेंटिवाइज करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा नीति कारगर होगी, बजाय इसके कि हम किसी प्रकार का अगर कोई दंडात्मक प्रावधान रखें। ये मेरी सोच है, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है, लेकिन इंसेंटिवाइज करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और जिस प्रकार से चुनावों में भी और बाकी स्थान पर भी, चाहे वो हर स्थान पर इस बात के लिए कोशिश की जा रही है कि इसको हम छोटे परिवार को हर स्तर पर प्रोत्साहित करें और बाकी लोगों को किसी न किसी रूप में अगर प्रोत्साहित करें बिना किसी दंडात्मक रवैया अपनाए हुए। लेकिन ये भी मेरी मान्यता है कि जो भी प्राविधान इसमें शामिल किए जाएं, उसमें उनको लागू करने के लिए सख्ती जरूर होनी चाहिए। ये बहुत साहसिक कदम है और जितनी भी सराहना इसकी की जाए कम है। और माननीय योगी जी की सरकार में बहुत से फैसले ऐसे हुए, आज प्रदेश की जनता में इस बात की, आम आदमी में एक आवाज है कि प्रदेश आज से 4 साल 4.5 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ पहुँच रहा है। और ये हमारे जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें भी ये भावना का प्रकटीकरण होता है। ये हमारी साफ साफ इसका परिलक्षित होता है कि हम किस स्थिति पर पहुंच रहे हैं। आज जनमानस में एक आम आवाज हो गई कि जैसे मोदी और योगी जी की सरकार सब कुछ कर सकती है और खासतौर से इस समस्या का तो निदान जरूर ही करेगी। ये एक विश्वास भी पैदा हुआ और मैं समझता हूँ कि उसी आशा और विश्वास के आधार के ऊपर यह जो नीति आ रही है इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं और मेरा सक्रिय सहयोग इसके साथ रहेगा। और साथ साथ मैं भी जो हमारे विधि आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री मित्तल साहब, मैं भी अपनी बात मिलकर उनसे बहुत सी चीज़, क्योंकि समय कम है, कई चीज़ें दिमाग में हैं, सुबह से मैंने जो अखबारों में देखा तो उसको भी उनको सुझाव के रूप में भी देंगे। आज के कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जयप्रताप जी को, माननीय अतुल गर्ग जी को और अपने दोनों ACS हेल्थ एंड मेडिकल एंड हेल्थ एंड ACS हमारे मेडिकल एजुकेशन तथा सभी लोगों को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी गणमान्य से निवेदन करूंगी कि कृपया इस पर एक दृष्टि डालकर हमें अनुग्रहित करें। हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसा प्रदेश है जिसकी परिधि जितनी विराट है, निवासियों की संख्या भी उतनी ही अधिक है। वैश्विक प्रगति में बढ़ती जनसंख्या सदैव एक विकट चुनौती रही है। भारत के लिए भी लगातार बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय है। एक अनुमान के अनुसार सन 2027 तक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ऐसे में इसका घातक प्रभाव आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या का प्रदेश है, इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्रभावी प्रयासों की नितांत आवश्यकता है। हम प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं और इस दिशा से अनेक कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए। इसमें जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सभी व्यापक पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा RMNCHA के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तापरक सुधार कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का कार्य किया गया है। अब इधर जो है 2-3 साल इधर लोगों को बहुत जागरूकता हो गई है, परिवार नियोजन के बारे में सलाह लेते हैं, पूछते हैं। नवीन गर्भ निरोधक अंतराल इंजेक्शन एवं छाया गर्भ निरोधक सुई के वितरण के साथ ही नवविवाहित दंपतियों के लिए शगुन किट का वितरण किया जा रहा है। पहले लोगों में डर था कि हम प्रॉपर्टी नहीं लगवाएंगे। पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि लोगों की अवेयरनेस फैमिली प्लानिंग को लेकर काफी इम्प्रूव हुई। सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य इकाइयों में बच्चों के जन्म में अंतर बढ़ाने के साथ परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी विधियों के प्रति लोगों की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर
जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस का आयोजन एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 26 लाख दंपतियों को परिवार नियोजन की सेवाओं का लाभ दिया गया। हमने टीवी पर ऐड देखा था एनएसपी नसबंदी के बारे में कि खुशहाल परिवार दिवस में जाकर डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी, मेरी समझ में आ गई बात, हमने नसबंदी करवा ली। अभी हम ठीक ठाक दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं एनएसपी के बारे में। मैंने आशा दिया कि मैं मेरी घरानी को सर्टिफिकेट दिया था और मैंने देखा था उसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में उन्होंने उनको बताया। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हम भी 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो उनको भी उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में कई चीज़ें बताया। 8 लाख ओरल पिल्स और लगभग 4 करोड़ 40 लाख कॉन्डोम का वितरण किया गया। लगभग 34,000 सास बहू सम्मेलनों का आयोजन किया गया एवं नव विवाहित दंपतियों को लगभग 2,36,000 शगुन किट का वितरण किया गया। बाल विवाह एवं किशोर गर्भावस्था नियंत्रण के लिए साथिया क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 37,55,491 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच की सुविधा प्रदान की गई। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए 1,04,381 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के जरिए 40,31,617 लाभार्थियों को 1,536 करोड़ 31,000 रुपए वितरित किए गए। आपातकालीन सेवाएं 108 और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को समर्पित 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना, मानव संपदा ई पोर्टल की शुरुआत, FPLMIS RCH ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत करना इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश सरकार जनसंख्या के स्थिरीकरण की दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आइए हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रगति और खुशहाली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। वैश्विक महामारी कोरोना की जांच हेतु प्रदेश के 11 जनपदों अमेठी, औरैया, बुलंदशहर, बिजनौर, मऊ, महोबा, कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर में विकसित की गई 11 BSL 2 RT-PCR प्रयोगशालाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अभी किया जाएगा। इनके लोकार्पण से BSL 2 RT-PCR प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे जनमानस को जनपदों में कोविड-19 की जांच रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध होगी। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया बटन दबाकर BSL 2 RT-PCR की प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय जी को अवगत कराना चाहूंगी कि ये 11 लैब हमारे साथ जूम के माध्यम से लाइव कनेक्टेड भी हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ। जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में तकनीक का प्रयोग करने के आशय से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चिकित्सालयों को एक यूनिक आईडी के माध्यम से चिकित्सालय संबंधित समस्त जानकारी, स्वास्थ्य योजनाओं इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसका शुभारंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने कर कमलों से माउस का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य केंद्र एप्लीकेशन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, जिसके लिए हम सभी लोग
उनका आभार व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यूपीटीएसयू के सहयोग से प्रदेश के 25,000 से ऊपर स्वास्थ्य केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करते हुए अलग अलग पोर्टल पर उपलब्ध औषधियों, मानव संसाधन एवं चलने वाले विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित डेटा को एकीकृत करते हुए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं हैं, प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों को एक यूनिक फैसिलिटी आएगी। स्वास्थ्य इकाई संबंधित समस्त जानकारी एक ही जगह प्राप्त होगी। स्वास्थ्य इकाई के निर्माण से संचालन तक का प्रभावी प्रबंधन एकीकृत जीआईएस लेयर के माध्यम से राज्य से गांव तक का डेटा देखा जा सकता है। एप्लीकेशन के मेन डैशबोर्ड पर राज्य के मैप पर श्रेणीवार सभी स्वास्थ्य इकाइयां देखी जा सकती हैं, जैसे कि जिला अस्पताल, स्पेशल अस्पताल। साथ ही स्वास्थ्य इकाई का संपूर्ण डेटा भी देखा जा सकता है, जैसे कि प्रोफाइल, मानव संसाधन एवं दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि। इसी क्रम में राज्य स्तर पर सभी मानव संसाधन की प्रोफाइल एवं संख्या देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर की विशेषज्ञताओं के आधार पर उनकी संख्या और प्रोफाइल एवं आशाओं की संख्या और प्रोफाइल। इसी तरह राज्य एवं अन्य स्तर पर लागू स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित इंडिकेटर को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य आंकड़े भी इस एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। शीघ्र ही इस एप्लीकेशन को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ भी जोड़ा जाएगा। अब आइए हम डेमो के माध्यम से इस एप्लीकेशन के बारे में जानें। नमस्कार। जैसा कि अभी आप देखा कि हमने एप्लीकेशन का जो राज्य स्तर के ऊपर में नक्शा था वो देखा था। इस समय जो आप देख रहे हैं वो गोरखपुर जिले का नक्शा है, जिसके ऊपर में हम देख सकते हैं ऊपर के जिला अस्पताल हैं, कितने स्पेशल अस्पताल हैं, उसी तरह से सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर का डेटा देखा जा सकता है। इसी नक्शे के ऊपर में हम ड्रिल डाउन करके जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर में भी डेटा देख सकते हैं। जैसे ये चिरगावा ब्लॉक है और इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि सीएचसी कहां पर है। तो ये सीएचसी दिखा रहा है हमारे को, इसका सीएचसी का नाम आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के ऊपर में हम वो सीएचसी का पूरा डेटा जो है देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि रूरल है, एक्टिव सीएचसी है और कितने डॉक्टर यहाँ पर पोस्टेड हैं, कितने बेड हैं, कितनी ड्रग्स हैं। ड्रग्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें दवाइयों का पूरा लिस्ट और इस समय कितनी उपलब्धि है उसके अंदर में वो दिख जाएगी। इसी तरह से नीचे में जो है प्रोग्राम का विस्तार पूर्वक डेटा है, जिसके अंदर में कितनी यहाँ पर अस्पताल के अंत में डिलीवरी हुई है, कितनी जो है जिनका कम वजन है ब्लॉक के अंदर में है, वो देख सकते हैं आप। इसी तरह से नीचे में हम देख सकते हैं उसकी तस्वीर है, जो फैसिलिटी है उसकी तस्वीर है और नक्शे के ऊपर में हम वो फैसिलिटी देख सकते हैं और एक गेट डायरेक्शन का बटन है, जिसको दबाने से हमें यहाँ का रास्ता मिल जाएगा अगर हमने वहां पर जाना है तो। इसी तरह से अगर हम सारी फैसिलिटी देखना चाहें एक ब्लॉक में, जैसा कि एसीएस सर ने बताया था कि हम देख सकते हैं कि कहां पर गैप है और अगला प्लानिंग कर सकते हैं कि हमने फैसिलिटी कहां पर या एक इकाई जो है स्वास्थ्य की इकाई कहां पर लेकर आनी है। और इसी का इस्तेमाल अभी किया भी जा रहा है। जो अभी हम 5000 सब सेंटर अलॉट कर रहे हैं उसमें इसी का इस्तेमाल किया गया है उनको अलॉट करने के लिए। जहां जहां पर गैप है वहां पर इनको अलॉट किया गया है। इसी तरह से हम नीचे देख सकते हैं कि इनमें से कितने जो हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो भी देखे जा सकते हैं। इसी के साथ में अगर डिलीवरी पॉइंट है तो डिलीवरी पॉइंट भी देखे जा सकते हैं। अब ये ब्लॉक का डेटा भी हम उसी तरह से देख सकते हैं कि कितने गांव हैं ब्लॉक के अंदर में और कितनी टोटल फैसिलिटीज हैं। 1 मिनट के अंदर में मैं सिर्फ आपको एक बार जो एक विलेज का व्यू है, जो गांव का नक्शा भी हम देख सकते हैं, वो दिखा देता हूं। जैसे ये एक गांव है और इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि फैसिलिटीज कहां पर इस गांव के अंदर में उसका पूरा डेटा भी उसी प्रकार से देखा जा सकता है। तो इसी तरह से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हर लेवल के ऊपर में किया जा सकता है, राज्य से लेकर गांव तक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप के माध्यम से एक ये नई सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक बार जोरदार तालियां इस ऐप के लिए जरूर चाहूंगी।
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030, जिसका कि विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का विमोचन अपने कर कमलों से करें। जनसंख्या नीति में शिशु के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के विभिन्न चरणों और उससे संबंधित अवस्थाओं व स्वास्थ्य नीति का वर्णन किया गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आधारशिला पर रचित जनसंख्या नीति का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत आभार माननीय। तत्पश्चात दो नवदंपतियों को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए शगुन किट का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी और आग्रह करूंगी श्रीमती नेहा सिंह एवं श्री अमित सिंह जी से कि कृपया मंच तक आएं और श्रीमती कोमल कश्यप एवं श्री रोहित कश्यप जी कृपया क्रमबद्ध तरीके से मंच पर पधारें। इन नवविवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु शगुन किट का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। तालियां जरूर होनी चाहिए इस सुंदर सौभाग्यशाली क्षणों के लिए। श्रीमती कोमल कश्यप एवं श्री रोहित कश्यप। बहुत बहुत आभार माननीय। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच और एक अभिभावक की दृष्टि से जन जन को देखना उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान और ऊंचाई उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषेचित कर हमारा मार्गदर्शन करें। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शालोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या
विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है। और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खास तौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो, और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई, और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें, और जिसका निरंतर चल रहा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये उन स्थितियों में महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर TFR में
MMR में और IMR में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो TFR 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर यह 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर TFR 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। MMR अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 की दृष्टि से देखें तो 258 है और आज के दिन पर यह घटकर के 197 हुआ है। लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम देखेंगे तो 2016 में ये 178 था और आज के दिन पर 113 है। यानी उत्तर प्रदेश को इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे। IMR 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में 53 था, आज के दिन पर यह 43 है और अखिल भारतीय स्तर पर 2016 में 42 था, आज 33 है। यानी ये तीनों जो पैरामीटर है ये हम सबको प्रेरित करता है कि कहीं ना कहीं हम क्वालिटी पर ध्यान दें और क्वालिटी किस रूप में होनी चाहिए। और अवेयरनेस, अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में अत्यंत कठिनाई होगी और उन स्थितियों में हम लोगों को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिसमें कि नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश पीछे है, यद्यपि पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता, और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और उस दिशा में प्रयास करके हम लोग SDG के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। शासन की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन योजनाओं को लागू करके हम लोग एक बड़े तबके को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रयास किए। उन प्रयासों की चर्चा स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, किया भी, लेकिन अभी भी हमारे स्तर पर जो नए प्रयास होने हैं उसमें अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। ये केवल यहीं पर ही नहीं, ये केवल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नहीं, महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जोड़ना होगा। एजुकेशन को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च या अलग अलग जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं उनके अंदर व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने की दिशा में जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उन सभी विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यह हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए
क्योंकि हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से न केवल दिमागी बुखार को नियंत्रित किया है, बल्कि अंतर विभागीय बेहतर समन्वय के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रण की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे विश्वास है कि जो जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट आज यहां पे लॉन्च किया गया है, इसको शासन से जुड़े हुए सभी विभाग अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के, अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 11 RT-PCR की लैब भी शुभारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 16 महीनों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से टेस्टिंग क्षमता को काफी आगे बढ़ाया है। जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, तब हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, और मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आज टेस्टिंग क्षमता अब तक 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की विकसित की। मुझे लगता है देश और दुनिया के अंदर ये सर्वाधिक है, 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन, और ये 11 नई लैब्स आई हैं। इसके माध्यम से हमारी टेस्टिंग क्षमता और भी बढ़ पाएगी, और हम लोगों का जो मकसद रहता था कि सैंपल का 24 घंटे के अंदर ही हम रिजल्ट दे दें, तो यह उन जनपदों की दृष्टि जहां पर 11 लैब्स स्थापित हो रही है, वे जनपद हैं जहां पर ज्यादातर में हमारे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं, और जहां पर इसकी आवश्यकता थी। यानी अब 44 ऐसे जनपद हो गए हैं जहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा BSL लेवल 2 की जो हमारी RT-PCR लैब्स हैं, ये स्थापित हो चुकी हैं। शेष अन्य जनपदों की दिशा में हमारे वहां पे कोई ना कोई मेडिकल संस्थान है, वहां पर इस सुविधा को चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है या दी जा चुकी है। लेकिन हम इस लक्ष्य को निरंतर आगे प्राप्त करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो सकता है, और हम लोगों ने विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा। शासन की योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी योजना का भरपूर लाभ ले सके, 100% लाभ ले सके, तो मानना चाहिए कि शासन की योजना सफल हुई और ये टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जानकारी लेने और उनकी हर एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक CHC-PHC लैब का शुभारंभ भी आज यहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। यह प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग 4,600 से अधिक CHC-PHC हैं, इन सब के उन्नयन में तो योगदान देगा, क्योंकि ये ऐप आज के दिन पर इसलिए महत्वपूर्ण है। हम लोग वर्तमान में हर एक CHC-PHC को किसी न किसी जनप्रतिनिधि या समाज के किसी न किसी मानिंद व्यक्ति के द्वारा उसे गोद लिया गया है, और जब व्यक्ति उन स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जाता है तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया केंद्र में, लेकिन आके हमारे पास शिकायत करते हैं। आज हम ऐप को दिखा के उसे कह सकते हैं, आप बताइए कौन सा केंद्र आपका है,
और आप कितनी बार विजिट किए हमें एक बार बताइए। दूसरा, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं हम उसको बता सकते हैं कि वहां इतने चिकित्सक हैं, इतने बेड्स हैं, ये फैसिलिटी वहां मौजूद है और ये सुविधाएं हम आने वाले समय में इसको देने जा रहे हैं, दवा की स्थिति ये है, ये कुछ सामान्य जानकारियां भी उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस दृष्टि से मुझे विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करते हुए इस दिशा में प्रयास करेंगे और मेरा ये मानना है CSR से हो और अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर CSC PSC तक हमें हेल्थ ATM को पहुंचाना चाहिए। एक नया प्रयोग होगा ये स्वास्थ्य विभाग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जितने हमारे अभी तक CSC PSC हैं इसमें जितना मैन पावर होना चाहिए तमाम प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं। ये हेल्थ ATM हमें वहां पर तत्काल काफी बड़ी संख्या में जांच की सुविधा तो उपलब्ध कराएगा ही, टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। जिन विशेषज्ञों का अभाव जिस सेंटर में होगा वहां पर उन लोगों को वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में हेल्थ ATM बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और हमें इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर दो नौ दंपतियों को एक सगुन किट का वितरण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग इस अभियान को जन जन तक पहुंचा करके और खास तौर पर जिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है उन लोगों को इसके प्रति और भी जागरूक करने का प्रयास करेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित जो एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को आज लॉन्च किया गया है 2021 से 2030 के लिए, RT-PCR के लैब्स के उद्घाटन के लिए, CSC PSC ऐप के लिए और इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन और रोचपूर्ण वाणी और आशीर्वचनों के लिए। सदैव की तरह ही आप एक अभिभावक के बाद भांति हमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं और हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए हर पल कटिबद्ध हैं। एक बार पुनः आभार व्यक्त करूंगी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री जी से कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, ACS महोदय अमित प्रसाद जी, आलोक कुमार जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनसंख्या के भारी दबाव के बावजूद, विभिन्न परेशानियों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी धरती पर जन्म लेने वाले हर बच्चे का स्वागत किया है। स्वास्थ्य विभाग में हर मां को सम्मान भी दिया गया है। हर बच्चे की जन्म की सूचना मिलने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी सेहत की देखभाल भी होती है। उनके खाने पीने का, माता जी के माँ के खाने पीने का प्रबंध भी होता है। उसको लेने के लिए हमारी एम्बुलेंस भी जाती है। बच्चे के जन्म के बाद में उसके बैंक अकाउंट में पैसा भी डाला जाता है और बच्चा के बड़े होने तक उसकी स्वास्थ्य की देखभाल, माता की देखभाल, फिर पढ़ाई लिखाई, हर बात का इंतजाम इस प्रदेश के अंदर होता है। बच्चों को बोझ नहीं माना जाता, माता को सौभाग्यवती माना जाता है, उसकी गोद भराई भी दी जाती है। लेकिन आज का जो दिन है ये बहुत ऐतिहासिक होता है माना जाएगा। जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा, ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले भी जनसंख्या की नीतियां भारत के अंदर आई हैं, पर उन्हें कैसे इतना गंभीरता से नहीं लिया। पिछले 3 दिनों से व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अखबारों के ऊपर केवल यही चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नीति आने वाली है। तो उसके पीछे सिर्फ इतना सा कारण है कि पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश ने कई ऐसे काम किए हैं कि ये माना जाता है कि जो अब तक नहीं हुआ अब हो सकता है, अब हो रहा है।
अब पूरा भारत उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है कि हमारी जनसंख्या नीति आखिर क्या होने वाली है, और उसका ध्यान आज के टाइम पर हर बच्चे की आंखों में अच्छे सपने हो, उसकी उदासी ना हो, उसका जीवन यापन अच्छा बीते, उनकी रोजी रोटी की लड़ाई के अलावा वो अन्य चीज़ों पर ध्यान लगाएं, उनको अच्छे अवसर मिलें। उसके लिए मेरा तो यही मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जो गैर जिम्मेदार लोग हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, तो गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से, कुछ जिद्दी लोगों की वजह से जो जिम्मेदार लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया जाने का ये अवसर मिलना चाहिए। और इसके लिए पूरी दुनिया, पूरा भारत इस समय उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है और योगी जी के नेतृत्व में ये काम होने जा रहा है। इसके लिए आप सबको बधाई, माननीय योगी जी का और सभी आप सब साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों का निवेदन करूंगी आभार व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और एक बार पुनः विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।